ओके जी, हेलो एवरीवन। CSR नेट 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब कंपैरेटिवली और क्वेश्चंस के जो हम कर सकते थे उनके कंपैरेटिवली अच्छा था, लेकिन फिर भी ये करना था क्योंकि हम इसे पढ़कर जाते हैं अच्छे से, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे पावर सीरीज, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, एनालिटिक, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिक, CR इक्वेशंस, सिंगुलैरिटी, रेजिड्यू पोल्स वगैरह, ठीक है। स्वार्ज लेमा, पिकार्ड थ्योरम, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें हर बार पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन इन टॉपिक से उठते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट थ्योरम, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो मस्ट होते हैं। तो ठीक वैसे आइडेंटिटी थ्योरम का ये क्वेश्चन है। आइडेंटिटी थ्योरम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। मैं सीधा सीधा अगर यहाँ पर लिख दूँ तो शायद आप में से काफ़ी बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों ने अलग तरीके से पढ़ी होती है और मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इन चीज़ों को पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बुक की स्टेटमेंट करी होगी और इसे करवाते भी वैसे ही बुक की स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसको क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझें तो बड़ी अच्छी थ्योरम हो जाती है। कोई भी फंक्शन आपको ना FZ, कोई भी, मैं कहता हूँ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। मैं पूरी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लेके चल रहा हूँ, बस एक आइडिया जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करना है और सारे क्वेश्चन आगे तक के समझ में आ जाए। हम थ्योरी नहीं कर रहे हैं अभी भी, क्वेश्चन ऑफ द डे हमें एक्चुअली में तो ये डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो, कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ FZ, मान लो इसके रूट्स आ गए Z1, Z2, Z3, Z4, डॉट 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 लिख दो ना, और मान लो यहाँ पर आ गया आपको इसका रूट मिल गया अल्फा एक रूट मिल गया, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कहती है कि अगर ये इसके जीरोज हैं और इस जीरोज के आपने लिमिट पॉइंट निकाला और लिमिट पॉइंट आपको अल्फा मिल गया, तो एक अल्फा पर ये जो फंक्शन है, ये जो FZ है, यहाँ पर ये एनालिटिक होना चाहिए। बस शर्त ये है इस थ्योरम की, ठीक है, इस पर एनालिटिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये बात धड़ाके से बोल सकते हैं कि FZ जो है आइडेंटिकली जीरो होगा और FZ इज कांस्टेंट, ठीक है। ये बात हम बोल सकते हैं। ये इसकी पहली फॉर्म है इस थ्योरम की। दूसरी इसकी अच्छी बात क्या है कि दूसरी फॉर्म में भी अप्लाई हो जाती है और पता भी नहीं चलता कई बार बच्चों को। दूसरी फॉर्म क्या है जी इसकी? दूसरी फॉर्म ये है कि मान लो कोई भी दो फंक्शंस हों, वो पॉइंट्स पर इक्वल दे रखे हों, GZ1 HZ1, GZ2 HZ2, GZ3 HZ3, लिख दूं ऐसे आगे आगे, क्योंकि अब इसे कहाँ तक लिखते रहेंगे वरना, ठीक है। अब देखो फिर से वही वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यही वाली कि अभी भी हमारे पास जो फंक्शन है Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 क्या हैं, ऐसे चलते रहें तो ये इसके जीरोज हैं, ठीक है। ये क्या है जी? जीरोज हैं इसके। और ये आगे जो आ रहा है वो क्या है? लिमिट पॉइंट है इसका। इनका जो भी लिमिट पॉइंट होगा मैं फिर से उसे अल्फा बोल देता हूं, ठीक है। शर्त फिर से यही है कि ये जो GZ है ये एनालिटिक होना चाहिए इस पर, और ये जो HZ है ये भी एनालिटिक होना चाहिए इस पर, उसके लिमिट पॉइंट पर। और ये अल्फा ऑब्वियसली कोई फंक्शन होगा D से C डोमेन में, उसमें दे रखा होगा, ठीक है। ये इसमें होगा, अगर उसमें नहीं होगा तो फिर फंक्शन इस पर एनालिटिक ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। इसका जो लिमिट पॉइंट है ना अल्फा, मैं ये बोल रहा हूँ अल्फा इस D में होगा तभी फंक्शन एनालिटिक दे रखे होते हैं D में। अभी पता चलेगा, अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि GZ1 HZ1 GZ2 HZ2, अगर दो फंक्शन की वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं और ये Z1 Z2 Z3 इसके जीरोज होते हैं और इनका लिमिट पॉइंट अल्फा हो, और ये दोनों फंक्शन अगर उस अल्फा पर एनालिटिक हों, तो हम एक बात बोलते हैं, इसको यहां से एंड इंप्लाइज, तो हम क्या बात बोलेंगे कि GZ इज आइडेंटिकली इक्वल टू HZ, ठीक है। दोनों ही एक साथ लग रही होती हैं। अब इसके 8-10 क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँ ना तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे, लेकिन थ्योरी का काम होता है, थ्योरी में करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। तो अब देखो मैं, लेकिन फिर भी एक और CSR नेट का, ये भी CSR नेट का क्वेश्चन है, ये इस बार का लेटेस्ट है ना, ठीक है। और ये
पहले आया हुआ है, 5-7-8 साल पहले। और भी ऑप्शंस थे इसमें, जो भी है मैंने 2 ऑप्शंस ही उठा लिए डिस्कशन के लिए ताकि समझ में आ जाए चीज़। ठीक है, हमको कोई भी फंक्शन दे रखा है एनालिटिक यूनिट डिस्क में, ठीक है, मॉड z लेस देन 1 में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू पूछ रहा है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। एफ जेड दे रखा है एनालिटिक, मॉड z लेस देन 1 में। बात समझने वाली यही थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। हमें कोई कुछ भी दे रखा हो, हमें जैसे हमें कुछ भी दे रखा हो, आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, उसके हमने जीरोज निकालने हैं। जीरो जो भी आएंगे z1 z2 z3 z4, उन जीरोज का लिमिट पॉइंट देखेंगे, अल्फा होगा। हमें फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा होगा, f इज फ्रॉम d टू c, ठीक है। अब ये जो अल्फा होगा ऑब्वियस ही बात है डी में तो होना ही होना चाहिए। ये जो मतलब आइडेंटिटी थ्योरम के लिए इस रूट्स की जो लिमिट पॉइंट है वो अल्फा है। तो शर्त सिर्फ ये है कि ये जो एफ जेड है एनालिटिक होना चाहिए इस अल्फा पर। अगर ये फंक्शन एफ जेड मेरा एनालिटिक हुआ अल्फा पर, तो मैं बोल दूंगा कि एफ जेड या तो आइडेंटिकली जीरो या फिर एफ जेड कॉन्स्टेंट है। ध्यान रखोगे अब इस बात को। ठीक वहीं पर ये दोनों चीजें ऐसे हो गई अगर, और ये जो रूट्स हैं इनका लिमिट पॉइंट अल्फा है, ये दोनों फंक्शंस अगर इस पर एनालिटिक हैं तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों फंक्शन कांस्टेंट है, ऐसे आ गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फंक्शन की मैं बात करता हूं। ठीक है, अब देखो क्या था, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रखा था शायद एग्जाम में, वी हैव एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ये इक्वल दे रखा है। देखो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें अगर आप मैं इसे प्रूफ के सेंस में करवाऊं तो बात अलग होती है, तो प्रूफ की तरह ले लेते हैं हम इसे, वैसे मैं प्रूफ नहीं करवाता, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं हम फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं इसे वैसे ही डिस्कस करूं तो हम ना यहाँ पर हमें क्योंकि दे रखा है एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है, 1/n स्क्वायर दे रखा है। हम यहां पर एक और फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं जी जेड को मैंने जेड स्क्वायर मान लिया। कैसे मान लिया मैंने 1/n को z से रिप्लेस करके ही मान लिया, मैं यहीं से मान लेता हूं फंक्शन, ठीक है। क्यों माना मैंने ये पता चल जाएगा। मैं अब इन दोनों से ना एक और फंक्शन बना रहा हूं एच जेड, इसको भी एफ जेड बोल रहा हूं, एफ जेड माइनस जी जेड, ठीक है, ये बात क्लियर है। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, एच ऑफ 1/n इक्वल टू एफ ऑफ 1/n माइनस जी ऑफ 1/n। फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था, एफ ऑफ 1/n माइनस 1/n स्क्वायर, जी ऑफ 1/n, 1/n यहां रखूंगा तो 1/n स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, मैंने ये जो माना, इतनी सारी मेहनत आपने सर करी, क्यों कैसे करी, आपको कैसे पता ही मानना था, फलाना ढिमकाना, डाउट आ रहे होंगे। ये जो चीज है ना, एफ ऑफ 1/n इक्वल टू 1/n स्क्वायर, मैंने यही लिखी है, एफ ऑफ 1/n माइनस 1/n स्क्वायर, क्योंकि इक्वल दे रखी है, ये दोनों इक्वल दे रखे ना, तो एफ ऑफ 1/n माइनस 1/n स्क्वायर, ये तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो ही हो गया। समझ रहे हो ये बात, ये एच ऑफ 1/n इक्वल टू एफ ऑफ 1/n माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू जीरो दे ही रखा है। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं, बेसिकली मैंने इसी का यूज किया है और इसको एक फंक्शन की तरह पे ट्रीट कर रहा हूं मैं, इसको आइडेंटिटी थ्योरम को दिखाने के लिए, वरना सीधा सीधा मेरे को तो दिख ही रहा है ना, आइडेंटिटी थ्योरम जिसने प्रैक्टिस कर रखी होगी उसके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, बस 4-5 पॉइंट्स पर ही देखना होता है हमने, और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। h ऑफ n इक्वल टू 1 भी देख सकते हो, h ऑफ 1/2, ठीक है, ठीक है जी, h ऑफ 1/2, मैं h1 f1 माइनस g1, h ऑफ 1/2 f ऑफ 1/2 g ऑफ 1/2 h ऑफ 1/3 वो कर रहा हूं, ठीक है। h ऑफ 1/2 आएगा f ऑफ 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इक्वल दे रखे थे। सॉरी, ये नहीं बोलते ना, एक्सक्यूज मी ऐसे बोलते हैं। f ऑफ 1/3 माइनस 1/3 स्क्वायर क्या आएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ठीक वैसे ही h ऑफ 1/4 इक्वल टू ये वाली कहानी 0, h ऑफ 1/5 ये वाली कहानी इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात, इतनी अगर क्लियर है तो हम यहां तक भी क्लियर होना चाहिए। अब देखो गेम क्या था, बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है, h ऑफ 1/2 0 आ गया, 1/3 पर 0 आ गया, 1/4 पर 0 आ गया। आगे आइडेंटिटी थ्योरम देखना एक बार, वो कहता है z1 z2 z3 निकाल लो, ये जीरोज होंगे, ये रूट्स होने चाहिए। तो ये मेरे, ओहो, ये मेरे अब क्या आ गए, रूट्स आ गए, मतलब 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये रूट्स आ गए नहीं आ गए, ठीक है। ये जो रूट्स हैं अब इनका क्या निकालने को बोला था, देखना एक बार,
कह रहा था इनका लिमिट पॉइंट निकाल लेना। मैंने कहा ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट निकाल लूं फिर मैं। इसका लिमिट पॉइंट 0 है, इसका लिमिट पॉइंट अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो अल्फा है बेसिकली मेरा, ये मेरा लिमिट पॉइंट है। अब क्या बोला गया था, अब कह रहा था फंक्शन को चेक कर लेना ये इस पर, इसके लिमिट पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, मैं ये काम भी कर लेता हूं। अल्फा 0 है और मेरा फंक्शन अगर मैं एच जेड की बात करूं, मतलब इन दोनों की, एफ जेड की और जी जेड की, जी जेड है एनालिटिक, एफ जेड मतलब एफ कह रहा है एनालिटिक है। ये देखो कह रहा है, कहां कह रहा है, मॉड जेड लेस देन 1 पे, और 0 आ रहा है, तो मॉड जेड लेस देन 1 में तो है ही 0, तो कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो बात, मॉड जेड लेस देन 1 में 0 है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। चलो ये बताओ, ठीक है, पहले तो ये बताए इन दोनों कर्व्स में कुछ डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। फिर ये बताओ कि 0 किसके अंदर है, इसके अंदर 0 है, इसके अंदर 0 है। मजा आएगा ना, कमेंट कर देना ठीक है, और पढ़ के मजे लेते हैं हम लोग, कमेंट वमेंट नहीं करते। ठीक है, खैर मजा आना चाहिए, कमेंट आए या ना आए। देखो 1/2 1/3 1/4 हमें बोल रहा था कि रूट्स आने चाहिए, ये जो है इसके रूट्स आने चाहिए, इन मतलब ये जीरोस का लिमिट पॉइंट आना चाहिए अल्फा। मेरा अल्फा आ गया 0। फिर कह रहा था फंक्शन मेरा एनालिटिक होना चाहिए अल्फा पे। मैंने कहा ठीक है, मेरा ये जो फंक्शन है एनालिटिक है और इसी फंक्शन से एच जेड बना, इसका मतलब एच जेड भी एनालिटिक है। ठीक है, 0 पर, क्योंकि मॉड जेड लेस देन 1 के अंदर है। ठीक है, तो अगर वो एनालिटिक है तो इसका मतलब बात क्या हुई थी कि एच जेड 0 होगा या कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मैं ये बोल दूं आज कि एच जेड जो है मेरा वो आइडेंटिकली 0 है, और एच जेड को मैंने यही तो माना था, एफ जेड माइनस जी जेड, ये आइडेंटिकली 0 है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता एफ जेड इक्वल टू जी जेड इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और अगर मैं इसको z की टर्म्स में लिखूंगा तो z स्क्वायर। समझ रहे हो ये बात। तो मेरा ये जो फंक्शन था ये सही था मेरा फंक्शन, मतलब gz, अब मैं gz लिखूं या fz लिखूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं अब fz इक्वल टू z स्क्वायर। मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं इस बात को, ये आइडेंटिटी थ्योरम बोल रही है। इसका मतलब ये जो है ना यूनिट डिस्क में ये एक ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट दे रखी है। अब यहां पर थैंक यू फॉर वॉचिंग बहुत जल्दी आ जाता ना, एक तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर सकता हूं या मैं इसी को इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखो ये चीज क्लियर है हमारी। मैं अब क्या कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट, सेकंड पे जा रहा हूं, तो मैं इसको कर देता हूं इरेज। अरे यार इरेजर बड़ी क्यों नहीं हो रही, 4 लाख का बोर्ड और इरेजर भी बड़ी नहीं हो रही। 4 लाख बर्बाद तो नहीं हो गए। देखना इधर देखो, देखना इरेजर यार अभी भी नहीं बड़ी हो रही, हद है। बड़ी हो जा भाई, पैसे दिए हैं, कैसे बड़ी होती है तू, ये तो और छोटी हो गई। तुझे भी इतना टाइम लगता है क्या बड़ा होने में जितना हमें लगता है। देखो इधर। ठीक है, इसको भी मिटा देते ना, अच्छा नहीं लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन का है। सेकंड ऑप्शन के लिए काम करना पड़ेगा कुछ और। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखो अब क्या दे रखा है हमें। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि f ऑफ 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n का स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो फिर से वही वाली कहानी, gz, मैं gz क्यों मानता हूं पता है ना ये बात। देखो f ऑफ 1 माइनस 1/n, वो कह रहा है ये वी हैव दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी हैव दिस, ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं मैं, मना मत करना, लिख सकता हूं ना मैं। तो इसको fz और इसको gz मान रहा हूं, और z की ये जो वैल्यू होगी इसी को मैं z स्क्वायर बोल रहा हूं। तो मैं gz इक्वल टू z स्क्वायर मान लूं, वो बोल भी रहा है fz इक्वल टू z स्क्वायर में लिख पाओगे या नहीं। तो मैंने इसको लिख दिया f ऑफ, मतलब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, fz माइनस gz, ठीक है, और मैं एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर देता हूं जो hz की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता था, h ऑफ 1 माइनस 1/n, f ऑफ 1 माइनस 1/n, ये फिर से g ऑफ 1 माइनस 1/n, वो यहां चला जाता तो 1 माइनस 1/n का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं होनी चाहिए ये जो चीज है। अब मैं इसी चीज को n की वैल्यू वही वाली कहानी मैं 2 से ले लेता हूं, जिससे आपको लेना हो ले लेना, h ऑफ 1 माइनस 1/2, ये आएगा f ऑफ 1 माइनस 1/2, f ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों गिवन है, इसका मतलब 0। n की वैल्यू
3 जब मैं रखता हूं तो वो आएगा h ऑफ 1 माइनस 1/3, फिर से यही वाली कहानी इक्वल टू 0। n की वैल्यू जब मैं 4 लिखता हूं, कोई तो बोला करो सर रहने दो ना, इतना क्यों लिख रहे हो, है ना? नहीं बोलोगे, मुझे पता है तुम नहीं बोलोगे, डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब क्या करें हम, फिर से वही वाली थ्योरम वाली कहानी। थ्योरम की बात क्या कह रहा है, थ्योरम कह रहा है इसके रूट्स निकालने थे, यही कह रही थी थ्योरम। थ्योरम यही कह रही थी ना कि भाई इसके रूट्स निकालने थे, हमने निकाल लिए, इन्हीं पर 0 आना चाहिए था। तो हमारे वो रूट्स क्या है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, डॉट 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 डॉट। क्लियर है ये बात, रूट्स आ गए। थ्योरम क्या कह रही है फिर इसके बाद, थ्योरम कह रही थी कि इस रूट्स का अल्फा लिमिट पॉइंट होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, अल्फा लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तो हमने अल्फा लिमिट पॉइंट ले लिया और अल्फा आ गया, लिमिट पॉइंट क्या आया, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस इसका लिमिट पॉइंट 1 आ गया। ठीक है, अब गेम बदल गया। अब बात ये हो रही है कि अल्फा इक्वल टू 1 जो लिमिट पॉइंट आया, अब सीन ये बोल रहा है, मतलब थ्योरम क्या कह रही थी कि ये जो फंक्शन है ये इस अल्फा पर एनालिटिक होना चाहिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि एच जेड की बात कर रहे हैं, एच जेड मतलब एफ जेड जी जेड दोनों एनालिटिक हैं, तो बेसिकली बात ये है कि एफ जेड जो है क्या वो 1 पर एनालिटिक है, मतलब एच जेड इक्वल टू एफ माइनस जी, ये एनालिटिक वैसे दे रखे हैं उस डोमेन में, किस डोमेन, मॉड जेड लेस देन 1। तो अगर ये दोनों एनालिटिक हो जाएंगे तो एच हो जाएगा। तो अगर एफ जेड एनालिटिक हो 1 पर तो मेरी आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, लेकिन एफ एनालिटिक है मॉड जेड लेस देन 1 पर, इक्वल टू 1 पर उसे प्रॉब्लम है, इसका मतलब आइडेंटिटी थ्योरम ही अप्लाई नहीं होगी यहां। और जब नहीं होगी तो हम उसे गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अब देखो ना आप, एच जेड इक्वल टू साइन पाई जेड, साइन पाई जेड, ये फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। अगर हम कांस्टेंट बोलते तब वो आता क्या कि जी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट आता तो आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई होती, तो यहां एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए ये मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, साइन पाई जेड जैसे 0 दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ये बात इंटरेस्टिंग थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम आते हैं अपने जीआरएफ वाले पे, और अब ये आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन तभी करने में फायदा है जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। ठीक है, अब जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है, अब कहाँ लिखे हैं यार, एक तो ना हमारे पास शीट्स कम पड़ गई, हमें ये लिख रखा है, चलो कंगाली में आटा गीला है ना, एफ ऑफ 1 बाय हमें दे रखा है ई माइनस एन, अगर एन इवन हो। ठीक है, तो हम इसी से काम चलते हैं। ये इक्वल दे रखा है, अगर n इवन हो, ठीक है, तो इसका मतलब मैं n की वैल्यू 2 लूंगा, n की वैल्यू 4 लूंगा, n की वैल्यू 6 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और ये दोनों इक्वल, वही एफ जेड माइनस जी जेड, तो एच जेड मतलब एक तरह से मैं एच जेड की जगह मैं एच ऑफ 1 बाय एन लिख दूं, एफ ऑफ 1 बाय एन माइनस जी जो भी आता था माइनस, इसको मैं 1 अपॉन ई की पावर एन लिख दूं, तो 1 अपॉन ई की पावर एन, कोई दिक्कत इसमें। तो जब मैं लिखूंगा इसे h ऑफ 1/2, है ना, n की वैल्यू 2 पे, h ऑफ 1/2 f ऑफ 1/2 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। n की वैल्यू 4 पे, h ऑफ 1/4 f ऑफ 1/4 माइनस 1 अपॉन e4, ये 0 ही आएगा। ठीक है, h ऑफ 1/6 इक्वल टू, फिर से यही इक्वल टू 0, h ऑफ 1/8 इक्वल टू, फिर से इक्वल टू 0। ठीक है, बात ऐसे चलते रहेंगे। अब हमारे पास जीरोज क्या आ गए, हमारे पास जीरोज क्या आ गए भाई, देखना जीरोज आए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डॉट डॉट डॉट। हमने कहा था अल्फा एक इसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू 0 इसका लिमिट पॉइंट है भी। अब शर्त ये लगी थी कि ये जो h है ये f और इसी से तो बना है, तो ये जो f है ये 0 पर एनालिटिक होना चाहिए, और वो इसने दे रखा है, ओपन यूनिट इज मॉड z लेस देन 1, तो 0 पर ये एनालिटिक तो है। इसका मतलब एच जेड आइडेंटिकली 0 है, इसका मतलब f ऑफ 1 बाय n इक्वल टू e की पावर माइनस n होगा। ठीक है, आइडेंटिटी थ्योरम कहती है यही एक होगा, इकलौता ऐसा फंक्शन अगर होगा तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही नहीं बैठ रहा फंक्शन, समझ रहे हो। दूसरा भी इसका तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप अभी से यहां पे भी छोड़कर आगे बढ़ना चाहो, ठीक है, मैं इसे इरेज करूंगा भाई, अब तो कुछ ना कुछ तो इरेज होगा ही। ये देखो, ओहो अब बड़ी हो गई अब इरेजर बड़ी हो गई, शाबाश। देखो अब मैं ऑड की मैं पहले बात कर रहा हूं, हालांकि इससे भी क्लियर है मेरे को, तो n की वैल्यू ऑड,
n की वैल्यू ऑड के लिए हमें कुछ दे रखा है, f(1/n) 0 ही दे रखा है। तो अब समझ में आ गया, fz माइनस अगर मैं gz लिखूं तो ये भी 0 आ गया क्योंकि इक्वली है। इसको मैं hz बोल रहा था, ठीक है, और n की वैल्यू ऑड की बात हो रही है इस बार, तो n की वैल्यू 3, 1, 5 ऐसे, ठीक है, 5, n की वैल्यू 7, तो h(1/3) 0, h(1/5) 0, h(1/7) 0। ये आ गए इसके रूट्स 1/3, 1/5, 1/7। इसका लिमिट पॉइंट आ गया 0, और ये जो फंक्शन है एनालिटिक होना चाहिए 0 पर, वो उसने दे रखा है। एनालिटिक होना चाहिए 0 पर, कहाँ दे रखा है, ये दे रखा, होलोमॉर्फिक फंक्शंस मतलब एनालिटिक, ठीक है, ठीक है, चीज क्लियर है। इसका मतलब इकलौता अब ये बोल रहा है कि ये जो fz है ना इक्वल टू 0, यही एक इकलौता कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है इसमें, इस केस में, ठीक है। लेकिन ऐसा तो अब गड़बड़ हो गई ना, अगर हम इधर से देखें तो देखो यहां पर fz इक्वल टू 0 है, और यहां पर fz इक्वल टू e की पावर माइनस z है। ये भी यही बात ये बोल रहा है, ये भी वही बात बोल रहा है। अगर कांस्टेंट होता तो देखो f0 पर एक दे रहा है 0 और एक दे रहा है f0 पर 1, तो दोनों वैल्यूज ही सेम नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन आइडेंटिटी थ्योरम के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात समझ रहे हो, ऐसा कोई फंक्शन आइडेंटिटी थ्योरम के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ए एम्प्टी होगा, ये कह रहा है ए नॉन एम्प्टी होगा, ये कह रहा है ए एम्प्टी होगा, ए कह रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ए और सी गलत है, बी और डी का अभी चेक करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है, आइडेंटिटी थ्योरम से हमें पता चल गया कि भाई ए में हमारा कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन तो क्लियर था ना, क्वेश्चन मैंने रीड नहीं करा, मुझे लगा आप लोग पढ़ ही लोगे। डी कंटेन सी एक ओपन यूनिट डिस्क है, ओ ऑफ डी दे रखा है, स्पेस एक ऐसा कोई स्पेस दे रखा है जिसमें सारे होलोमॉर्फिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ए में वो सारे फंक्शंस हैं जो इस डिस्क में हो, बी में वो सारे फंक्शंस हैं जो इस डिस्क में हो। तो आप बताओ कि क्या ऐसे कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इसमें हो। तो ए में तो हमने देख लिया ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, बी में अब हमें देखना है। अब बी में देखो, अगर हमने अब थोड़ा बहुत पढ़ लिया आइडेंटिटी थ्योरम तो बड़ा आसान लग रहा है। कैसे 1/n को z से रिप्लेस करना होता है, n-2 को n से डिवाइड कर दो, n-1 को n से डिवाइड कर दो, 1-2/n 1-1/n, तो fz इक्वल टू 2 - z अपॉन n से डिवाइड किया ना तो 1-2z, ठीक है, n से डिवाइड किया तो 1-2z अपॉन, और n से डिवाइड किया तो 1-z। तो ये फंक्शन आ गया, और वो n > 2 पर बात कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब b में तो एलिमेंट कर रहा है, ठीक है, और एग्जैक्टली 1 है, ये बात भी ट्रू है, ठीक है ना। तो b ट्रू है और गलत है सब। ये चीज क्लियर है, अभी आसान हो गया आइडेंटिटी थ्योरम से, वरना आप इसमें भी वैसे आइडेंटिटी थ्योरम लगाओगे तो पता चल जाएगा। अब हमने इतनी पढ़ ली है तो आसानी से हम कर सकते हैं ना, 1/n को z से रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसे ही होता है जब हम एग्जाम में पूरा आइडेंटिटी थ्योरम कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम थोड़ी ना वहां पर ऐसे प्रूव करने बैठेंगे, फिर हमें पता चल रहा होता है कि भाई ये अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया, तो ये नहीं होगा और ये होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो, वरना आइडेंटिटी थ्योरम तो समझ में आनी ही चाहिए, आइडेंटिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।